साक्षी केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जानकारी निकलकर सामने आ गई है। आरोपी साहिल ने 16 बार चाकू से हमला किया था साक्षी पर। साहिल ने 1 2 नहीं 16 बार हमला किया और वहां पर तमाशबीन देखते रहे। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। साहिल ने लेकिन 1 2 नहीं 16 बार चाकू से हमला किया साक्षी पर। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकलकर यह जानकारी सामने आई है। ये तस्वीरें आप उस वक्त की उस वारदात की देख रहे हैं, तब जबकि चाकुओं से बाद हमला कर रहा था साहिल साक्षी पर। और देखिए किस तरह से वार करता है, लगातार 1 2 नहीं 16 बार चाकुओं से वार करता है, तब भी उसका मन नहीं भरता और फिर वो वहां से पत्थर उठाकर भी साक्षी पर हमला करता है। आज ये साक्षी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। कल सड़क पर अगर इसी तरह का कोई अपराध को अंजाम दे रहा हो और ऐसे ही लोग बगल से गुजर जाएं तो फिर वाकई दिल्ली के बारे में यह सवाल पूछा जाएगा कि लोग क्या यहां मर चुके हैं। लेकिन साहिल ने जो किया उसके बारे में भी आपको बताते हैं और साहिल की बात करते हैं। साहिल ने कैसे इस हत्या को अंजाम दिया और क्या सवाल हैं जो उठ रहे हैं अब इस हत्याकांड के बाद। साहिल के रुद्राक्ष और कलावे का मकसद दरअसल क्या है, यह बड़ा सवाल है। क्यों रुद्राक्ष पहना था, क्यों कलावा पहना था, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा वारदात के वक्त साहिल को किसी ने क्यों नहीं रोका, यह बहुत बड़ा सवाल है। वो तमाम लोग खुलेआम एक सड़क पर आम लोग गुजर रहे हैं वहां से, वहां वो कत्ल को अंजाम दे रहा है और कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। ऐसा क्यों हुआ? वारदात के वक्त साहिल को किसी ने क्यों नहीं रोका? मर्डर के बाद साहिल बुलंदशहर किसके पास गया, वहां से भागकर वो बुलंदशहर क्यों गया, किसके पास पहुंचा साहिल, ये बड़ा सवाल है। ये तमाम कड़ियां हैं जो पुलिस को जोड़ने की जरूरत है ताकि समझ आए कि दरअसल हुआ क्या है। साहिल इतना खूंखार कैसे बना, इस तरह का खूंखार हत्या क्यों की साहिल ने, इसकी वजह क्या है, उसके पास क्या सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से उसने इस तरह का कत्ल किया है, इस तरह से साक्षी की जान ली है। क्या साक्षी लव जिहाद की शिकार बनी है? क्योंकि ये सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सवाल सामने रखे जा रहे हैं, इस पर राजनीति भी खूब जमकर हो रही है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि लव जिहाद का ये पूरा मामला है, तो क्या ये लव जिहाद का मामला है? क्या साहिल ने साक्षी से अपना मजहब छिपाया था? क्या ऐसा भी है? क्या इस वजह से उसने रुद्राक्ष पहना था? क्या इस वजह से उसने कलावा पहना था क्योंकि उसने अपना धर्म साक्षी से छुपाया था? क्या ऐसा है? क्योंकि इसका भी आरोप सबसे पहले सामने लगाया गया और यह कहा गया कि दरअसल साहिल का मकसद कुछ और था। ये पूरा मामला लव जिहाद का मामला है। तो क्या वाकई ये लव जिहाद का मामला है? देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये साहिल की तस्वीर और साहिल के हाथ में गले में रुद्राक्ष की माला दिखाई दे रही है। साहिल के हाथ में कलावा भी दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में, तब जबकि उसे गिरफ्तार किया गया है उस वक्त देखिए उसके हाथ में कलावा है। पुलिस की गिरफ्त में जब वो है वहां वो दूसरी तस्वीर, वो वीडियो उस वक्त का है तब जबकि वो इस हत्या को अंजाम दे रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या है बड़ा राज, इसके पीछे क्या है बड़ी वजह? हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष, क्या ये भी किसी साजिश का हिस्सा है? क्या इस वजह से ही कत्ल हुआ है साक्षी का? ये तमाम बड़े सवाल हैं। सबसे पहले प्रतिमा का रुख करते हैं क्योंकि प्रतिमा के साथ भी इस वक्त एक मेहमान जुड़ गए हैं। प्रतिमा का सीधे रुख करेंगे। प्रतिमा, एक बड़ा सवाल जो हम यहाँ उठा रहे हैं वो ये कि साहिल के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए, हो रही है, तमाम जो एंगल है इसके उस पर भी जांच होनी चाहिए और क्या कोई बड़ी साजिश थी उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन वो तमाम लोग जो बराबर से गुजर रहे थे उन पर भी क्या सवाल नहीं उठता है? बिल्कुल सुमेरा, जो सवाल आप उठा रही हैं वो वाजिब है और यही सवाल हम आज सुबह से पूछ भी रहे हैं और इसी बीच हमें एक ऐसे शख्स मिले हैं जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। सवाल हम अमीर चंद जी ये पूछ रहे हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो वो लोग जो इसी गली मोहल्ले में रहते हैं, अपने आसपास कभी तो साक्षी को किसी ने देखा होगा, नहीं लगा होगा कि एक पल को उस लड़की की, मासूम की, जिसको इस तरीके से निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसे बचा लिया जाए, क्यों मदद नहीं की जाती? इसमें ऐसा है, आम पब्लिक के जाने का रास्ता है, यहीं पर घटना हो रहा है। आदमी जा रहा है, देख रहा, चले गए, कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो जो यहाँ से गुजरा, अगर हम किसी को बचाने जाएंगे तो हम अपने जान की परवाह करके ही जाएंगे, या तो मरेंगे या मारेंगे, दो बात होगा। जिसने यहाँ से गुजरा, जिसने उसको नहीं बचाया, वो बहुत बड़ा गलती किया। आप रही सवाल पुलिस की, पुलिस जो प्रशासन बीट में घूमते हैं उसको गली से लेना देना कुछ भी नहीं। गली में किसी मतलब आप मानते हैं कि लोगों को मदद करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए जी। इतने सारे लोग मिलकर अगर एक आदमी को रोकने की कोशिश करते तो रोक सकते थे। 4 आदमी, एक लड़का था, 4 लड़के, अगर 4 आदमी रुक भी जाता, वहां से लड़के हल्ला कर रहा है पार्क से कि छोड़ दे, वो लड़के नहीं आ रहा।
पार्क से शोर मचा रहा है। हमको जो खबर मिला कि पार्क से लेकिन प्रतिमा एक बड़ा सवाल ये भी है, वापस आएंगे आपके पास और ये सवाल भी पूछेंगे कि क्या जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये तो जघन्य अपराध था, लेकिन और भी अगर वारदात कोई गली में होती है तो क्या लोग रोकने की कोशिश करते हैं या ऐसे ही गुजर जाते हैं? हमारे साथ लेकिन स्वाति मालेवाल जी मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं दिल्ली महिला आयोग की। सीधे उनका रुख कर लेते हैं और उनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर। स्वाति मालेवाल जी, पहला सवाल तो यही है, उसके बाद बाकी तमाम और जो सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले पर उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल ये कि क्या वाकई दिल्ली के लोग मर गए हैं? उनकी जो भावनाएं हैं वो जागृत नहीं होती तब इस तरह की वारदात होते देखते हैं? किसी लड़की के साथ सड़क पर खुलेआम 13 से 14 लोग गुजर जाते हैं और कोई रोकने की कोशिश नहीं करता? जी, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक और हैरानी की बात है। 16 साल की लड़की है, उसको इतनी बार चाकू घोंप के मारा गया, उसके सर पे ईंटें मारी गई और इतने लोग सड़क पे चल रहे हैं, पुरुष चल रहे हैं, महिलाएं चल रही हैं और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पलटकर देखने तक की जहमत नहीं उठाई। मदद करना तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते कि वो लड़की कितने दर्द में होगी और वो किस बुरी तरीके से चिल्ला रही होगी और मदद मांग रही होगी। और फिर भी किसी ने ये सोचा नहीं कि हम शायद यहाँ खड़े होकर जोर से चीख दें, चिल्ला दें, तुरंत जाकर 3 लोग अगर उस आदमी को पकड़ लेते तो हो सकता है लड़की बच जाती। आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम और ये दिखाता है कि दिल्ली बहुत ज्यादा असुरक्षित तो है ही, पर साथ में बहुत असंवेदनशील हो गई है। कैसे बस लोग चलते जा रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, तो इस जिंदगी का फायदा भी क्या जो हम किसी और को इतनी बुरी तरीके से मरते देखने लगे। ऐसे लोगों को रात में नींद कैसे आई होगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। यही बड़ा सवाल है। लेकिन स्वाति मालेवाल जी, बहुत से सवाल उठ रहे हैं इस पूरे हत्याकांड के इर्द गिर्द। सवाल उठ रहे हैं कि क्या साहिल ने जिस तरह से हत्या की उसके पीछे क्या कोई और बड़ी साजिश भी है? क्या ये लव जिहाद का मामला है? क्या शुरुआती तौर पर आपको जानकारी मिली है? जी, अभी तो इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन जो समझ में आया है वो ये है कि लड़का लड़की को फ्रेंडशिप करने की अप्रोच करता था, लड़की मना करती थी और उसकी मना करने की वजह से इस लड़के ने इस तरीके का जघन्य अपराध करा है। तो अभी ये सारी बातें जो भी आप बता रहे हैं ये तो सब अटकलें लगाए जा रहे हैं। क्या है ये तो दिल्ली पुलिस ही प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके बताएगी। अगर कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है तो उसको भी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पर मतलब आज की जो स्थिति है, आज हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये होना चाहिए कि कब तक चलता रहेगा, कब तक लड़कियां ऐसी मरती रहेंगी। अंजलि भी थी, श्रद्धा वॉकर भी थी, अब ये लड़की है और इसके बीच में हर दिन दिल्ली में 6 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। हर दिन दिल्ली महिला आयोग की 181 विमेन हेल्पलाइन पे 2000 से ज्यादा कॉल्स आती हैं लड़कियों की। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति मालेवाल जी, ये क्राइम के आंकड़े हैं, लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसको लेकर ट्वीट किए हैं, बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मामला अलग है, ये श्रद्धा की तरह का मामला है, ये मामला अलग है क्योंकि इसमें अपने धर्म को शायद छुपाने की कोशिश की गई। रुद्राक्ष पहना हुआ था, कलावा पहना था और उसके बाद इस तरह की कोशिश की जा रही थी। क्या आपको लगता है कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी भी थी इसके पीछे, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये एक बड़ी साजिश हो सकती है और इस वजह से ये बाकी तमाम जो दिल्ली में क्राइम होते हैं महिलाओं के खिलाफ उससे अलग है? जी, अगर इनको ये लगता है कि ये क्राइम बाकी क्राइम से अलग है तो मैं ये जानना चाहती हूँ फिर एक्शन क्या लिया जा रहा है। क्योंकि मैं एक अपील कर रही हूँ, काफी सालों से कर रही हूँ, जब जब इस तरीके के केसेस होते हैं बहुत प्रेशर आता है, मीडिया भी इन्वॉल्व होती है, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली निकल कर क्या आता है? सिस्टम्स तो नहीं बदलते। इस देश में आज भी यही स्थिति है कि चाहे वो कोई भी हो, उसको ये लगता है कि वो बड़ी आसानी से इस सिस्टम की आंख में धूल फेंक के बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि लोगों को डर नहीं लगता। ना तो हर हाल में सजाएं होती हैं, ना तुरंत सजाएं होती हैं, और हर केस में तो सजाएं होना बहुत ही बड़ी बात है, वो तो होता ही नहीं। तो मेरा ये कहना है, मैं केंद्र सरकार से अपील करती हूँ, ये केस स्पेशल है या केस नहीं स्पेशल है, ये केस लव जिहाद का है या नहीं है, ये दिल्ली पुलिस अभी बताएगी। पर मेरी केंद्र सरकार से एक अपील है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को तुरंत एक मीटिंग करनी चाहिए। अंजलि का केस हुआ, उसके बाद भी कोई मीटिंग नहीं हुई, उससे पहले जितने केसेस हुए कोई मीटिंग नहीं हुई, 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई, 90 साल की महिला के साथ रेप हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई। और अगर ये सच में एक अलग केस है, जो कि ये है बहुत बुरी तरीके से मारा गया, मैं तो खुद ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष। ठीक है,
मैंने कभी ये हाल नहीं देखा। मेरी रिक्वेस्ट है, एक मीटिंग करवाइए और सबकी जवाबदेही तय कीजिए। लेकिन ये हर बार जब इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, ये सवाल उठते हैं, आखिरकार कुछ नहीं होता है। बहुत शुक्रिया स्वाति मालेवाल आपका TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत करने के लिए। डॉक्टर जयंती दत्ता हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जयंती, बड़ा सवाल यह है कि इतना खूंखार हत्यारा इस तरह से खूंखार तरीके से हत्या करना, एक दो नई शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि 16 बार चाकू से वार किया है साहिल ने। कैसे इतने खूंखार हत्यारे बन जाते हैं लोग? देखिए, इस तरह के जो परपिट्रेटर होते हैं ये उनके लिए काइंड ऑफ अचीवमेंट है, क्योंकि वो दर्शाते हैं कि हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है, हम किसी से डरते नहीं हैं, हमें जो करना है हम कर लेंगे। और अब आप देखिए, इत्तेफाकन जितने केसेस अभी आपने कोट किए, निक्की का केस है, श्रद्धा का केस है, अंजलि का केस है, आप देखते हैं कोई ऐसा पनिशमेंट सामने आपके आता नहीं है। आपने 35 टुकड़े किए, फ्रिज में रख दिए, आपने पूरी लाश को मार दिया, उसको भी फ्रिज में रख दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप राह चलते हुए किसी का भी कत्ल कर दो, और कितनी बेरहमी से आप कह रहे हो, इतनी दफ़े उसने चाकू मारा और फिर उसका पत्थर से भी उसने अटैक किया। एवरीबडी वाज सीइंग, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे अपने को कमज़ोर महसूस करता है। एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो दिल्ली की हर इंसान में मौजूद है। आपको ये नहीं पता कि आप अगर सपोर्ट के लिए जाएंगे, आप बचाने के लिए जाएंगे, वो बार आपके ऊपर भी हो सकता है, और आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके परिवार जो है वो भी इसी चक्कर में घसीटी ना जाए। दैट इज द सेंस। डॉक्टर जयंती, आप ये कह रहे हैं कि वो तमाम लोग जो वहां थे, तमाशबीन थे, जिन्हें रोकना चाहिए था, जिन्होंने नहीं रोका, वो भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से ग्रस्त हैं। यानी यहाँ वो तमाम लोग ये समझते हैं कि हमें कोई समर्थन नहीं मिलेगा, इसलिए अगर हम जाएंगे इसमें तो हमें भी नुकसान होगा और हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। क्या ये उनको कानून से भी या पुलिस प्रशासन से भी एक तरह का डर है? क्या नहीं, कोई किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए आवाम क्या करती है। आवाम तो आपके जरिए, मीडिया के जरिए ही उनको पता चलता है कि ऐसे हादसे हुए। अब आप देखिए, जब आप पनिशमेंट, मैं अक्सर कहती हूँ पनिशमेंट जो होता है इसका एक मकसद होता है, आप आवाम तक एक समाचार, एक न्यूज़, एक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अगर आपने ये दरिंदगी करी तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। कोई है ही नहीं, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट कोई है नहीं। आपने कहा 8 महीने की बच्ची, 3 महीने की बच्ची, शी इज़ ऑल्सो रेप्ड एंड शी डाइज। उसके बाद क्या होता है पनिशमेंट? कुछ भी नहीं, आप छोड़ देते हो लोगों को। ज्यादा से ज्यादा माँ की कत्ल कर देता है बेटा, और उसमें कहते हैं भाई इसका जो है 3 साल बात करते हैं कि क्यों एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं देखने को मिलते, क्यों ऐसे उदाहरण सामने नहीं आते जिससे कि लोगों के मन में डर पैदा हो, खौफ पैदा हो, कानून का खौफ पैदा हो। एलन राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डिप्टी कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के। एलन राव साहब, क्या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनको लेकर उस तरह की सख्ती नहीं देखने को मिलती है जो कि एक उदाहरण के तौर पर लोगों के सामने हो? देखिए, ये वैसे तो ये बड़ा जघन्य अपराध है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में ये आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पुलिस की जो अपैथी है, पुलिस का जो वो है महिलाओं के प्रति, मैं समझता हूँ कि ज्यादा संवेदनशील होता है और होना भी चाहिए। इस केस में भी क्या संवेदनशीलता पुलिस ने दिखाई है वो देखने वाली बात है। वहाँ के लोकल SHO, लोकल बीट लेवल के स्टाफ ने क्या किया। अगर पुलिस के पास ऐसी खबर थी कि इनके आपस में कोई ऐसे संबंध है या उस संबंध को लेकर कोई झगड़ा है, ऐसी खबर पुलिस के पास थी, तो पुलिस को पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए था ताकि ये केस होने से बच सकता था। लेकिन सर, क्या यही होता है? प्रिवेंटिव मेजर्स ही तो नहीं लिए जाते। विक्रम सिंह जी, महिलाएं आमतौर पर ये शिकायत करती हैं, और महिलाएं क्या, सिर्फ बाकी भी लोग, आम लोग भी पुलिस तक पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, शिकायत दर्ज नहीं होती है, FIR होती नहीं है, उस पर एक्शन नहीं होता है, रफा दफा कर दिया जाता है मामला, या गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो शुरुआती जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लिए ही नहीं जाते। एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की बात तो बहुत दूर की बात है। विक्रम सिंह जी, आपने बहुत माकूल बात कही है। प्रिवेंटिव पे छोड़ दीजिए, इस लड़के के टैटूज देख लीजिए छाती पे बने हुए, इस लड़के की भाव भंगिमा देख लीजिए। और एलन राव साहब ने बिल्कुल सही कहा, पुलिसकर्मी अगर चाहे तो ऐसा कहर आता है कि आशिक इश्क भूल जाते हैं। इनकी जितनी भी इश्क का जो जज्बा था, अगर पुलिस के चौकी इंचार्ज अगर इनके नजरिए में रखते जो कि असेसमेंट इनकी काम था, तो ये घटना प्रिवेंट हो सकती थी। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनको चाहिए था कि पत्थर मारते थे, चीखते, 100 नंबर फोन कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ विक्रम जी। डॉक्टर जयंती ये कह रही है कि लोगों के मन में एक इनसिक्योरिटी है, उन्हें लगता है कि उन्हें सिस्टम के द्वारा कोई समर्थन नहीं मिलेगा, इसलिए वो आगे बढ़कर मदद नहीं करते हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता ने बिल्कुल सही कहा। इसके पहले हम एक समस्या तो उत्पन्न, जब हम कह रहे हैं तो मैं पुलिस की बात कर रहा हूं,
हम समस्या तो उत्पन्न कर देंगे, प्रोटेक्शन तो भूल जाइए, फिर थाने चौकी के चक्कर लगाने पड़ेंगे और उसके अलावा जो उल जलूल सवाल होंगे उसकी बात। तो अगर जनता का व्यक्ति नहीं आता सामने तो पहले पुलिस को मैं पूछता हूं कि ऐसे एक इकोसिस्टम को तैयार कीजिए कि आपके सहयोग में 10 आदमी उतरे तो सही। वास्तविकता यह है कि कोई उतरता ही नहीं आपके सामने, और पुलिस को चाहिए था। मैं जनता को मेरा आह्वान है, एक साहब ने ट्विटर पे कहा कि उसके हाथ में चाकू था। आप पत्थर मार सकते हैं दूरी से, मैं ये नहीं कहता हूं वो एक व्यक्ति था, यहाँ तो 13-14 लोग, उससे ज्यादा लोग गुजर गए वहां से। अगर इतने सारे लोग कोशिश करते तो ऐसा नहीं है कि उसको ओवर पावर नहीं कर सकते। एक बार लेकिन वो इच्छा ही दिखाई नहीं दी, लेकिन वो इच्छा दिखाई नहीं दी। हमारे साथ वापस प्रतिमा मौजूद है, प्रतिमा का रुख करते हैं। प्रतिमा, बड़ा सवाल यह, डॉक्टर जयंती का कहना यह है कि लोगों के मन में भी एक असुरक्षा की भावना है। क्या वहां जो लोग हैं, क्या वाकई वो असुरक्षित महसूस करते हैं? क्या वहां अगर छोटी मोटी वारदात होती है, चोरी की वारदात होती है, किसी के साथ मारपीट की वारदात होती है, क्या लोग रोकने की कोशिश करते हैं? देखिए, यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे हमने बात करने की कई बार कोशिश की। ये बताना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ज़्यादातर लोग अब यहाँ पर वो हैं जो दूसरे ब्लॉक्स में रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने टीवी चैनल्स पर देखा कि सुबह से यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसके बाद वो यहाँ पर देखने के लिए आ गए। यानी एक बार फिर से वही हो रहा है कि जिस वक्त घटना हो रही थी उस वक्त भी लोग सिर्फ देखने के लिए यहाँ पर देखते हुए यहाँ से गुजर जा रहे थे, और एक बार फिर से यहाँ पर लोग देखने के लिए ही आए हुए हैं कि क्राइम सीन पर इस वक्त क्या हो रहा है, क्या हुआ था। लेकिन जिस तरीके के यहाँ पर हालात हैं, सर भी जिस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे ईंट पत्थर पड़े हुए हैं कि अगर इसमें से उठाकर 1-2 ईंट पत्थर उस वक्त हमलावर पर उठाकर मार दिए गए होते तो शायद इतनी बड़ी वारदात नहीं हुई होती। तो इस बात में दो राय नहीं है, शायद इतना बड़ी वारदात होने से बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसी किसी तरीके की कोशिश हुई नहीं। ये साफ तौर पर यहाँ मौजूद सीसीटीवी में देखा गया है, जो बार बार हम बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई कोशिश नहीं हुई। और लोगों का कहना है क्योंकि उनके मन में ये डर था, लोगों के मन में डर था। क्या लोगों के मन में डर होता है कि मदद करेंगे तो हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी? ये डर होता है क्या मदद से पहले? जी हाँ, बंदे बहुत से सोचते हैं कि वो कहीं हम अगर बचाएंगे कहीं हमारा नाम आ जाए, यही डर होता है। इस वजह से कोई बचाता नहीं होगा। और क्या पता वो बंदे बेचारे काम वाम वाले बंदे हों, इस वजह से डर की वजह से ना बचाया। क्या लोगों के मन में डर होता है इसीलिए मदद नहीं करते? यस मैम, डर की वजह से ही कुछ लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन एक आदमी है, इतने सारे लोग जा रहे हैं, अगर मिलकर कोई मदद करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता? जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर करने वाले हो तो मदद, लेकिन सब डर की वजह से कोई कुछ कहता नहीं था कि नाम हम पे ही आ जाए। डर किस बात का होता है? हमलावर का होता है या मदद करेंगे उसके बाद हमारे साथ क्या होगा इस बात का? हमलावर का ही होता है, कहीं हम पे फिर दोबारा अटैक ना करे, फिर या कभी अकेले मिल जाए हम तो हमें ना मार वो करे। बाद में हमारा क्या होगा सुमेरा, इस बात का डर बहुत सारे लोगों के मन में होता है। क्या हमलावर से डर होता है इसलिए लोग मदद नहीं करते? क्या किस चीज का डर होता है? जब इस तरीके की कोई वारदात होती है मदद क्यों नहीं करते लोग? डर था कहीं हमें नहीं मार दे, इस मारे कोई आया नहीं होगा, हम तो थे नहीं यहाँ पे। लेकिन इस तरीके का वीडियो आपने देखा तो आपको क्या लगता है लोगों ने क्यों नहीं मदद की होगी? इसलिए मदद नहीं करा कि किसी का ध्यान नहीं पड़ा, और ऐसा कोई था नहीं कि उसे रोक सकता था। मतलब लोगों के मन में कुल मिलाकर कह रहे हैं कि हमें डर था कि कहीं आरोपी हमलावर जो है हम ही पर वार ना कर दे, या फिर बाद में कभी अगर उसे लगता कि हमें वो कहीं मिल जाए अकेले में तो कहीं हम पर वो हमला ना कर दे। यानी एक डर की बात हर किसी के मन में यहाँ पर है, ज्यादातर लोगों का कहना है। क्यों आपको लगता है कि लोग मदद नहीं करते? देखिए, ज्यादातर लोग बात करने से भी यहाँ पर डर रहे हैं, और ये हम सुबह से देख रहे हैं। हमारे ज्यादातर सहयोगी जो यहाँ मौजूद थे उन्होंने देखा कि लोग यहाँ आ रहे हैं, मौका वारदात पर पहुंच रहे हैं देखने के लिए कि हुआ क्या था, लेकिन बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके बाद क्या। सुमेरा, सामने नहीं दिखना चाहते, बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनके मन में डर है कि हम ना हाईलाइट हो जाएं, हम ना दिखें, कि देखिए बाद में हमसे सवाल जवाब ना किए जाएं। ये डर अभी मीडिया के सामने सिर्फ अपनी राय रखने के लिए डर है, तो फिर किसी को बचाने के लिए भी क्या ये डर होगा? एलन राव साहब, आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया। एलन राव साहब, पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो वो आम लोग ही होते हैं, पुलिस तो बाद में आती है, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये आम लोग, अगर वही इतना डरे हुए हैं, उस व्यक्ति से भी डर रहे हैं जो चाकू लेकर खड़ा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ताकतवर है, ये हम पर वापस बाद में हमला कर सकता है, उससे भी डर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी डर रहे हैं। ये वो आम लोग हैं जो रोजमर्रा का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उन्हें लगता है हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे पैदा की जाएगी इन लोगों के मन में? देखिए सुमेरा जी, नेचुरल बात है, कोई भी पब्लिक का आदमी जब कोई बात करता है, ऐसे काम में मदद करने की कोशिश करता है, सबसे पहले उसके दिमाग में आता है तो कल को मेरे साथ ये ना कर दे, क्योंकि आदमी ये तो पकड़ा गया और उसके और भी साथी कोई हो सकते हैं जो इसको अटैक कर सकते हैं। सबसे पहले आदमी को अपनी सिक्योरिटी की बात रहती है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो हमारा जो अभी विक्रम सिंह साहब कहते हैं, इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि हमारा कोर्ट में जाने का भी इनको डर होता है। कोर्ट में जाएंगे, गवाही देंगे, ये भी एक डर होता है। पुलिस के साथ हैरेसमेंट होगी, कोर्ट में जाने से हैरेसमेंट होगी, तो ये वाली बातें भी जरूरी है।
इसके अलावा एक आदमी की अपनी हिम्मत की बात भी होती है। ऐसे में कई और बड़ा कोई हिम्मत वाला आदमी होता तो डेफिनेटली, जैसे आपने कहा, पत्थर मार के उसको रोक सकता था, पकड़ सकता था, एक दो आदमी हिम्मत जुटा के उसको पीछे से पकड़ सकते थे, लेकिन ऐसी भावना लेकिन एल.एन. राव साहब, हम कब तक इस तरह की वारदातें, इस तरह के अपराध होने के बाद इन्हीं मुद्दों पर बार बार बात करते रहेंगे? क्योंकि परिस्थितियां बदलती नहीं है, हर बार यही मुद्दे होते हैं और फिर इसी तरह की चर्चा होती है और फिर एक नया अपराध हो जाता है। ये क्यों ऐसे अपराध होते रहते हैं और क्यों स्थितियां नहीं बदलती हैं? हमारे साथ लेकिन संजीव देसवाल जी मौजूद है। संजीव देसवाल जी, ये जो अपराध है इसके कई और पहलू हैं जिनके बारे में अब बात हो रही है, उसके बारे में भी मैं चाहती हूँ कि हम बात करें, क्योंकि बात ये भी हो रही है कि किस तरह से जानता था, क्या सिर्फ एक तरफा ये पूरा मामला था, क्या वो लड़की उसको जानती थी या नहीं, क्या अपना धर्म छिपाया था, क्योंकि रुद्राक्ष और कलावा भी दिखाई दे रहा है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई बड़ी साजिश हो सकती है? क्या शुरुआती तौर पर आपको लग रहा है, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, कि क्या कोई बड़ी साजिश किसी की उसकी तरफ भी क्या इशारा कर रहा है ये पूरा मामला? देखिए, ऐसा इन्वेस्टिगेशन हम देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं इस कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अब इसमें क्या कोई और एंगल हो सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन का कहते हैं रोल है और इसमें इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, लेकिन समझना हमें ये होगा कि ये क्या सोसाइटी के मुंह पर तमाचा नहीं है? क्या सोसाइटी ऑलरेडी माइंडसेट करके बैठी हुई है कि जब भी कोई ऐसा क्राइम होता है, क्योंकि क्विक रिएक्शन आना चाहिए आपका, जब आपका क्विक रिएक्शन नहीं आता और आप ये कहते हैं कि हमारा माइंडसेट ऐसा है कि पुलिस क्या करेगी, हमारी हरासमेंट होगी, हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, कातिल हमें कत्ल ना कर दे, लोग हमें क्या कहेंगे, ये सारे जो आपके माइंडसेट पहले ही बन चुके हैं। अगर सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा होगा तो ऐसे क्राइम होते रहेंगे, पुलिस अपना काम करेगी, जुडिशरी अपना काम करेगी, लेकिन जब ये क्राइम हुआ तो क्या सोसाइटी के मुंह पे तमाचा नहीं है? क्या आपने नहीं देखा कि साफ सीसीटीवी में दिख रहा है कि जब ये कत्ल हो रहा है लगातार वो कातिल 2 से 3 मिनट कत्ल पे नाइफ उस लेडी को मार रहा है और वो लेडी चिल्ला रही है, लोग बड़े आराम से वहां से आ जा रहे हैं, जबकि वहां पे आप देखें। क्या ये आमतौर पर होता है, क्योंकि यहाँ वो चाकू से वार कर रहा था, लेकिन क्या आमतौर पर ऐसा होता है कि महिला के साथ कोई अपराध हो रहा होता है लेकिन लोग बचाने की कोशिश नहीं करते? जब छेड़छाड़ हो रही होती है महिला के साथ तब बचाने की कोशिश नहीं करते, कोई फप्तियां कस रहा होता है तो उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, वो छोटी छोटी घटनाओं को भी नहीं रोकते, तो फिर बड़ी वारदात हो रही है उसको भी नहीं रोका उन्होंने। क्या इम्यून हो गया है? क्या सोसाइटी इम्यून है इस तरह की घटनाओं से? नहीं, देखिए, हमें इसमें समझना होगा। इस तरह की घटनाएं आपके पास आती हैं लोगों की कि इस तरह की घटना हो रही है और लोग नहीं रोकते? देखिए, हमें इसमें समझना होगा कि सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने की बहुत जरूरत है। जो हमारी सोसाइटी कहते हैं कॉलेज लाइफ में है, स्कूल लाइफ में, उसका माइंडसेट बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि हम क्विक रिएक्शन करेंगे, क्विक रिएक्शन तो करना ही होगा, क्योंकि आपके सामने एक कातिल है, आप 10 आदमी हैं। लेकिन सोसाइटी का माइंडसेट बदलने के लिए तो बहुत बड़े अमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या वो हो रहे हैं? ऋतु, आप साहिल के घर के पास मौजूद हैं, साहिल को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या और जानकारी वहां साहिल के बारे में, उसके परिवार के बारे में आपको मिल पाई है? देखिए सुमैरा, यहाँ पे TV9 की मौजूदगी सुबह से ही है और लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो घर है इसी में साहिल रहता था और उसके जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, वो फिलहाल फरार चल रहे हैं। कल देर रात को पुलिस यहाँ से उसके पिता को लेकर के गई थी और उसकी माँ और 3 बड़ी बहनें जो हैं वो इसी घर में रहती थी। अभी फिलहाल घर में ताला लटका हुआ है और जो मकान के मालिक हैं, लगातार हमने इनसे बातचीत करी है, इन्होंने भी संपर्क करने की कोशिश की परिजनों से। साफ तौर पे परिजनों का यही कहना रहा इनको कि आप को कुछ नहीं होगा, आप ठीक से रहिए। और देखिए इस वक्त यहाँ पर ये मौजूद हैं, इनसे एक बार फिर बात कर लेते हैं। क्या इधर अभी कुछ घंटों में बातचीत हुई है परिजनों से साहिल के? हाँ। क्या कुछ कहा उन्होंने? वो उसकी बहन बोल रही थी, मैंने बोला मीडिया वाले आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं यहाँ, तो हमें परेशान करते हैं, तो बोले तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपना अंदर चले जाओ। ठीक है सुमायरा, तो लगातार ये जो है परिजनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो साहिल की बहन है उनका नंबर जो है वो उन्होंने साहिल के बारे में भी यहाँ से महज कुछ नहीं। रोहिणी, अगर आप तो जो मकान के मालिक हैं वो अगर साहिल के बारे में कुछ और बता पाए, आप उनसे बात करें, हम वापस आपके पास आएंगे। और साहिल के बारे में, वो कब आता था, क्या करता था, उसके किस तरह के दोस्त थे, क्या उसका चाल चलन था, इसके बारे में कुछ और जानकारी अगर मिल पाए आपको तो वापस आपके पास आकर वो जानकारी लेंगे। लेकिन रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है। रजनीश, क्या पुलिस जानकारी दे रही है? क्या और जानकारी उन्हें साहिल के बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में मिली है? और उसकी जिस साजिश की बात बार बार की जा रही है उसके बारे में क्या कोई और जानकारी मिली है? जिस तरह की बात कही जा रही है कि क्या ये लव जिहाद का मामला है?
देखिए, निश्चित तौर पर उस एंगल पर भी पुलिस की तफ्तीश होगी। हालांकि पुलिस की ओर से अभी सिर्फ इतना ही बताया गया है कि बुलंदशहर से उसको गिरफ्तार किया गया है और अब उसे दिल्ली लाया जाएगा। हालांकि अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कितनी देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगे। थोड़ी देर पहले ज़रूर ये बताया जा रहा था कि कुछ देर में उसे थाने लाया जा सकता है, लेकिन काफ़ी देर से यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है साहिल का, लेकिन अभी तक उसे यहाँ पर नहीं लाया गया है। एक और जानकारी सामने आई है कि उसे यहाँ पर नहीं लाया जाएगा। ये डीसीपी हैं इस इलाके के, जो इस वक्त पुलिस स्टेशन में आए हैं। पुलिस के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और जो भी जानकारी उनको मिल रही है, जो टीम बुलंदशहर गई है साहिल को लेने के लिए, उनसे जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर आगे क्या क्या पूछताछ की जा सकती है उसकी पूरी तैयारी आप कह सकते हैं कि यहाँ पुलिस स्टेशन में की जा रही है। जब साहिल यहाँ पर आएगा निश्चित तौर पर उससे ये तमाम जो एंगल हैं, जो तमाम इन्वेस्टिगेशन के जो पहलू हैं उस पर उससे बातचीत की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी। कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस उसे रिमांड पर लेगी और इस पूरे घटनाक्रम का जो मोडस ऑपरेंडी है, क्यों इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और उसके पीछे का मोटिव क्या है और क्या ये लव जिहाद का मामला हो सकता है, ये तमाम पहलू हैं जिस पर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। फिलहाल तमाम लोग जो हैं वो पुलिस स्टेशन के भीतर, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है। नजर बनाए रखें, जैसे ही साहिल वहां पहुंचे हम कोशिश करेंगे, हम आप तक वापस आएंगे और जानकारी और हासिल करेंगे, क्योंकि ये जानकारी जैसे कि रजनीश बता रहे हैं कि किसी भी समय साहिल को वापस लेकर यहाँ पर लाया जा सकता है। बुलंदशहर से गिरफ्तार करने के बाद यहाँ लाया जाएगा। लेकिन विक्रम सिंह जी, साहिल ने इस हत्या को अंजाम दिया, वो सामने है तस्वीरें, 1 2 नहीं 16 बार वार किया है, लेकिन तमाम और जो एंगल हैं उनके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में शुरुआती तौर पर तमाम तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। इस तरह की वारदातें आखिर रुकती क्यों नहीं हैं, बार बार होती हैं? श्रद्धा का मामला हो, अंजलि का मामला हो, एक के बाद एक दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होती हैं और दिल्ली ही नहीं देश भर में ऐसी घटनाएं होती हैं, दिल्ली में ज्यादा हाईलाइट होती हैं, लेकिन फिर रुकती क्यों नहीं है? कहां पर कमी है? सुमेरा जी, पुलिसिंग एक फुल टाइम जॉब है, एक तपस्या है। कम्युनिटी पुलिसिंग एक्सपेरिमेंट यही होता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग में कम्युनिटी में एक एक चीज की, प्रेम प्रसंग की, कोई लड़का अगर नशा, ड्रग्स और अल्कोहल ले रहा है, पोर्नोग्राफी ज्यादा उसका सेवन कर रहा है, इन सब की जानकारी पड़ोसियों और पेरेंट्स के द्वारा पुलिस तक कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए पहुंच जाती है। और ऐसे लड़के जो इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट करते हैं कि दुनिया शांति से नहीं रहने देंगी, आतंक फैलाना जरूरी है, ऐसे लोगों को बुला के उनकी खैरियत पूछना ये पुलिस की जिम्मेदारी थी, नहीं किया। चूक नंबर 1। चूक नंबर 2, उस तरीके की भाव भंगिमा के बाद पुलिस ने नहीं पूछा। चूक नंबर 2। चूक नंबर 3 की इनके यहाँ बुला के कोई सलाह मशवरा, कोई कम्युनिटी पुलिसिंग, ये 3 चूके मैंने आपके सामने बताई। जहां इच्छा शक्ति होगी ये सब संभव है, हम सब लोगों ने किया भी है, लेकिन आज हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल दूसरी हो चुकी हैं। अब हम उसको खुलासा नहीं, उस पर अलग से डिबेट होगा, लेकिन पुलिस अगर चाह ले ये चीजें प्रिवेंटिव, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रायश्चित ये है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के 7 दिन में सजा करा दें। जी हाँ, एलन राव साहब, क्यों उदाहरण नहीं हम सामने रख पाते हैं कि पहले इस तरह की वारदात हुई, तब देखिए किस तरह का दंड मिला, किस तरह से तेजी से कार्रवाई की गई, किस तरह का फास्ट ट्रैक कोर्ट था और कार्रवाई कर कर सजा मिल गई है। क्यों ऐसा नहीं हो पाता? क्या इसमें शुरुआती तौर पर जिस तरह की जांच की जाती है, क्या पुलिस के स्तर पर ही कमी रहती है? देखिए सुमेरा जी, पुलिस के स्तर पर इन्वेस्टिगेशन में इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और ऐसे केसेस में जो हाईलाइट केसेस हैं, जो कि ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस, उनकी इन्वेस्टिगेशन सुपरवाइज की जाती है सीनियर अफसर्स के द्वारा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद सारे के सारे ऐसे केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में, जैसे रेप का केस है या ऐसे मर्डर केस है, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के लिए एक स्पेशल लेकिन एलन राव साहब, हाईलाइटेड केस के अलावा भी तो तमाम केस हैं, उनमें भी तो कार्रवाई वैसी होनी चाहिए। हाईलाइटेड केस ना भी हो तो भी ऐसे केसेस में ऐसे जघन्य अपराध जो हो रहे हैं उनके लिए एक जैसे एक यूनिटी, इंफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक केस टीवी में आ गया। लेकिन क्या है वो यूनिफॉर्मिटी? क्या है वो यूनिफॉर्मिटी? क्या हम देखते हैं कि कोई भी अपराध होगा उसे एक तरह से डील किया जाएगा, उसी गंभीरता से देखा जाएगा, क्योंकि ये हाईलाइटेड है, मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है, इस तरह का जघन्य अपराध है, इसलिए इसमें ज्यादा तत्परता से कार्रवाई होगी, बाकी मामलों में नहीं होती है? क्या ये फर्क दिखाई देता है? सुमेरा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैं आ रही हूँ आपके पास। जी राव साहब, देखिए ऐसा फर्क दिखाई पब्लिक के लिए जरूर डेफिनेटली दिखाई देता है, लेकिन पुलिस के लिहाज से हर केस उसके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, ये डिपेंड करता है वहाँ की पर्टिकुलर पुलिस के डिपार्टमेंट पे पड़ता है, उनके सीनियर अफसर पे पड़ता है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शन सभी केसेस के लिए होती हैं।
वो अक्सर से पालन हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन राव साहब आप ऐसा कह रहे हैं कि सारे केस पुलिस के लिए बराबर होते हैं, लेकिन आमतौर पर आम लोगों को ऐसा नहीं लगता। आम लोगों का जब पुलिस से इंटरेक्शन होता है उनको ऐसा नहीं लगता। डॉक्टर जयंती दत्ता, क्या ऐसा है? क्योंकि एलन राव साहब का कहना है कि हम सब केसेस को बराबर डील करते हैं, क्या ऐसा होता है? हाईलाइटेड केस में तो बहुत तत्परता से कार्रवाई होती है, बाकी में नहीं होती शायद। आप देखिए, हाईलाइटेड केसेस में भी इतनी तत्परता हम नहीं दिखा पाते हैं। प्रोएक्टिवली विक्टिम के सपोर्ट में अनफॉर्चुनेटली हमारा लीगल सिस्टम कहीं पे सामने नहीं आ पाता है। आप देखिए, जब आप कत्ल हो जाती इतनी बेरहमी से आप पीसेस काट देते हैं और कोर्ट में जाके जो परपिट्रेटर है वो मुकर जाता है, तो आप कह दे तो हमारे पास इनफ एविडेंसेस नहीं है। अब इस तरह के केस में आपको इससे ज़्यादा एविडेंस क्या चाहिए? जब इतने दफ़े वो चक्कू मार रहा है, इस तरह से उसके पत्थर से अटैक कर रहा है, किसके पास इतनी हिम्मत है कि वो आगे आके सपोर्ट में आए? क्योंकि उसको ये डर है कि उसके परिवार वाले जो हैं वो भी सपोर्ट में नहीं आएंगे। पुलिस तो आती ही नहीं है। जो लीगल सिस्टम है, आप बताइए ना, कहाँ पे है आपके पास? 8 साल तक निर्भया के केस में हम लोग लड़े। अब हर केस के पीछे 8 साल 10 साल, हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता है। कहाँ पे आपने फास्ट कोर्ट कहा, लेकिन कहाँ पे? निक्की के केस में फास्ट कोर्ट कामयाब है क्या? श्रद्धा के केस में फास्ट कोर्ट कामयाब है क्या? आपके पास एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं है। कहीं पे भी आप नहीं दिखा पा रहे हो कि इस तरह से बेरहमी से अगर एक इंसान कत्ल कर देता है दूसरे इंसान की, खास करके महिला की, यू नो द लेडीज आर टेकन एज ए कंज्यूमर आइटम। उनके ऊपर कुछ भी कर दो, कोई सा भी अत्याचार कर दो, कुछ भी उम्र के हो, आपको सजा मिलने में कम से कम 8-10 साल लग जाए। ये बड़ी बात कह रही हैं आप जयंती जी। विक्रम जी, मैं कह रही हूँ पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रही हूँ। विक्रम जी देखिए, ये बड़ी बात है जो जयंती जी हाईलाइट कर रही हैं कि अभी क्योंकि सुर्खियों में है, आज सुर्खियों में है, अभी अगले 2-3 दिन तक के सुर्खियों में रहेगा, तो ये बात होगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनेगा, हम तत्परता से कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन दरअसल आखिर में कुछ नहीं होगा। सुमेरा जी, डॉक्टर जयंती दत्ता जी बहुत ही अनुभवी और बहुत अच्छी मनोचिकित्सक भी हैं और बहुत अनुभवी एक प्रवक्ता भी हैं। अगर उनके मुंह से ऐसी हताशा निकल रही है तो हम सब के लिए चिंता और क्षोभ का विषय है। और उन्होंने जो बात कही है वो अक्षरशः सही भी है। और अगर इसमें वाकई परिवर्तन करना है, आप ये देखें कि हमारा कन्विक्शन रेट निर्भया में हमने कह तो दिया कि 3 कानून बदल दिए, लेकिन चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। जो कन्विक्शन रेट है वो नीचे आ गया, जमानतें बढ़ गई। तो कहा है फिर कि हम महिला की सुरक्षा में हमने क्या किया? दरअसल फप्ती कसते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते हैं। कहीं एसिड फेंका जाता है, हम रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर चक्कू को ऐसे मारा जैसे कि सब्जी काटा जाता है, हमने रिएक्ट नहीं किया। और पुलिस की जिम्मेदारी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के जितने भी सेंसेशनल केसेस ही नहीं, सभी को पॉक्सो वगैरह में डाल करके कार्रवाई करे और सुनिश्चित करे कि उसमें सजायाबी हो, और जो सजा न करा सके उन प्रोसिक्यूटर्स आईओ के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और इसी वजह से इस तरह की जो वारदातें हैं वो एक के बाद एक होती हैं। ऋतु रोणी का एक बार फिर रुक करेंगे। ऋतु रोणी, आप वहां मौजूद हैं साहिल के घर के पास, वहां पर आप सुबह से लगातार इस कवरेज को कर रही हैं। क्या और साहिल के बारे में जानकारी मिली है? किस तरह का जीवन जीता था? क्या वाकई उसके किसी तरह के लोगों के साथ ऐसे संपर्क थे जिसकी वजह से कोई बड़ी साजिश हो सकती है साक्षी की हत्या के पीछे? देखिए सुमायरा, लगातार मैं यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे ना सिर्फ जो साहिल के मकान मालिक हैं, इसके अलावा इनके पड़ोसियों से भी मैंने बातचीत करी। सभी लगातार यही कह रहे हैं कि वो स्वभाव से तो ऐसा नहीं लगा और उसकी बातचीत से कभी नहीं लगा। हालांकि बहुत कम बातचीत होती थी, उसकी मौजूदगी यहाँ कम होती थी। और इस वक्त फिलहाल कुछ लोग भी हैं, वापस आपके पास आते रहेंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन ऋतु का ये कहना, वहां पर आसपास जो लोग मौजूद है उनका ये कहना है कि बहुत कम घर पर रहता था, ज्यादा वो नहीं जानते थे, उसे ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। लेकिन इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम दिया है साहिल ने। जितनी भी सजा उसे दी जाए उसके लिए कम है, लेकिन क्या उदाहरण बनाया जाएगा इस मामले को ताकि और मामले ना हो इस तरह के?